यूपीपीएससी 2024 के लिए क्विज 2 करेंगे और ये क्विज जो है आपका इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे और ये क्विज आपका आरओ, बीपीएससी, आरएएस और जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम है सबके लिए यूजफुल होगा। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है 2024 के लिए एंड ये प्रीलिम्स कोर्स है, इसकी ये सारी डिटेल है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है, इंटीग्रेटेड प्रीलिम कम मेंस। और जो 2023 है उससे जो है डायरेक्ट 102 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग है 2024 के लिए, इसमें डेली 3 क्वेश्चंस होंगे और जो आपका 2022 का पेपर हुआ था उससे डायरेक्ट 45 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये जो क्विज है इसकी पीडीएफ आपको 2024 का जो कोर्स है उसके साथ मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है मासी पोर्टल इज रिलेटेड टू, तो मासी पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर ए, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने डेवलप किया है एक मासी पोर्टल जिसका नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर द सीमलेस इंस्पेक्शन, मॉनिटरी ऐप फॉर द सीमलेस इंस्पेक्शन। तो ये मासी पोर्टल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है जलदोस्त एन एयरबोट डेवलप बाय, तो जलदोस्त जो है एयरबोट किसने डेवलप करी है? इसका आंसर है आंसर ए। तो जलदोस्त है एक एयरबोट है जो डेवलप करी है नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज डिजाइन टू क्लीन द वाटर बॉडीज बाय रिमूविंग जो एक्सेस एक्वेटिक वीड और फ्लोटिंग वेस्ट जो है उसको क्लीन करने के लिए। तो बेसिकली ये जलदोस्त जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट में जितना भी आपका एक्सेस एक्वेटिक वीड्स हैं उनको क्लीन करने के लिए और जितना आपका फ्लोटिंग वेस्ट है उसको क्लीन करने के लिए ये यूज़ में लाया गया है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये NAL किसके अंदर आती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one among the following South Asian country has the highest population density? तो कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो ये किसकी ज़्यादा है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी। आप मुझे बताएंगे इंडिया में जो है किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो साउथ एशियन कंट्री में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है आंसर डी, बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टबैको? तो कौन सी कंट्री है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टबैको? तो इसका आंसर है आंसर बी, इंडिया। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है और चाइना जो है फर्स्ट है। तो चाइना फर्स्ट है और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेटेड? तो नो टबैको डे कब सेलिब्रेट होता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, 31 मई। तो 31 मई को जो है नो टबैको डे सेलिब्रेट होता है और इस बार की थीम क्या थी? वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये इसकी जो है थीम थी। तो देखो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से हैं, जो थीम है उसको हमेशा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो है थीम का ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाती है कि जब हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आयोग जो है वो ट्रांसलेशन मिस्टेक कर देता है। तो इंग्लिश में जो आप याद रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल थीम होती है तो इंग्लिश में ही रहती है, तो इंग्लिश में याद रखेंगे तो चांसेस होते हैं कि एकदम सही रहे। तो थीम को जो है इंग्लिश में ही याद करना। नेक्स्ट है वेस्टर्न ट्रैगोपैन बर्ड इन न्यूज फॉर फेसिंग हैबिटेट लॉस इज फ्रॉम विच स्टेट? तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो वर्ड है वो अभी न्यूज में थी हैबिटेट लॉस की वजह से, वो कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर है आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। तो इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि एनवायरनमेंट में जो है बिग 4 होते हैं,
बिग फोर होते हैं मतलब हैबिटेट लॉस और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ये सारे जो बिग फोर होते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिग फोर, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिग फोर क्या है, बिग फोर क्या है, इसके अंदर कौन से बिग फोर आते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द 15 ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड एट, तो 15 ब्रिक्स समिट कहाँ होगी? तो ये इसका आंसर है आंसर डी, तो ये ए आएगा, जोहान्सबर्ग। तो 15th ब्रिक समिट जो है वो जोहान्सबर्ग में होगी। दिस इज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। और तो ब्रिक्स जो है बेसिकली जो कंट्रीज हैं 5 कंट्रीज है उसका ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज हैं और ये फोर्स में आया था 2006 में। और 15 ब्रिक्स समिट जो है वो साउथ अफ्रीका में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम द 13th महारत्न कंपनीज, तो कौन सी कंपनी जो है 13th महारत्न कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है आंसर ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 13th महारत्न कंपनी बन गई है। तो अभी जो है कितनी महारत्न कंपनीज है? अब 13 महारत्न कंपनीज है। आप मुझे बताएंगे महारत्न कंपनीज को चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है? अब क्राइटेरिया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम लॉन्च्ड बाय, तो विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम जो है किसने लॉन्च करी है? इसका आंसर है आंसर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका काम क्या है? रिजॉल्विंग द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए ये विवाद से विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 10 है रेड सेंडर हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय IUCN एज, तो रेड सेंडर क्या है? IUCN के द्वारा इट इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड। इसका आंसर ए है। तो रेड सेंडर क्लासिफाइड एज एंडेंजर बाय IUCN, ये जो है बेसिकली ये नेटिव है आपका ईस्टर्न घाट का नेटिव है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। और बेसिकली ये जो ट्रीज हैं दे हैव अ स्लो ग्रोथ रेट एंड टेकिंग अप टू 25 to 40 ईयर्स टू मैच्योर। तो 25 to 40 ईयर्स जो है मैच्योर होने में लगाते हैं। तो ये ट्रीज हैं 25 to 40 ईयर्स मैच्योर होने में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि प्रोग्राम विच एम टू फास्टर इनोवेशन इन स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय, तो निधि प्रोग्राम किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? इसका आंसर है आंसर ए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो निधि प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इनिशिएट किया गया था 2016 में। और इसका काम क्या था? टू फॉस्टर इनोवेशन एंड स्टार्टअप कल्चर। तो इनोवेशन एंड स्टार्टअप कल्चर को फॉस्टर करने के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज राज यात्रा ऐप हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय विच अथॉरिटी, तो राज यात्रा ऐप किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है आंसर बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI के द्वारा लॉन्च की गई है। ये है राजमार्ग यात्रा। तो राजमार्ग यात्रा ऐप जो लॉन्च की गई है बेसिकली ये एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन बताएगी अबाउट द नेशनल हाईवे एंड फैसिलिटेटिंग अ स्मूथर जर्नी। तो नेशनल हाईवे के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन ये राजमार्ग यात्रा ऐप जो है बताएगी। तो बेसिकली इस ऐप क्या है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है फॉर द ट्रैवलर्स एंड एक रियल टाइम वेदर अपडेट, ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन, टोल प्लाजा और जितनी भी अदर वाइटल सर्विसेज हैं फॉर द सेफ एंड एंजॉयबल हाईवे एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो इट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल हाईवे इंफॉर्मेशन बाय द NHAI। क्वेश्चन नंबर 13 है हिमालय ग्रिफिन वल्चर ऑल्सो नोन एज हिमालयन वल्चर फाउंड इन हिमालयज एंड तिब्बतन प्लेटू इज क्लासिफाइड बाय IUCN एज, तो इसका आंसर है आंसर बी, नियर थ्रेटन। तो हिमालय ग्रिफिन वल्चर है वो
आइडेंटिफाई एज ए हिमालय वर्चन, और जो हिमालयन और तिब्बतन प्लेटू में पाई जाती है, और ये आपका रेंज करता है वेस्टर्न चाइना से सेंट्रल चाइना, मंगोलिया, और एबिलिटी टू फ्लाई अप टू 5500 मीटर, और इट इज क्लासिफाइड एज द नियर थ्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, Who gave the idea of the Constituent Assembly firstly for the formation of the Constitution of India? तो किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का? तो इसका आंसर है, आंसर ए, स्वराज पार्टी 1934। तो स्वराज पार्टी की कॉन्फ्रेंस हुई थी रांची में मई 1934 में, और प्रेजेंट करी थी एक पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, and it was to be composed of the Indian represented elected on the basis of the adult suffrage. It was the first occasion when the India demanded for the Constituent Assembly. तो ये this was the स्वराज पार्टी रांची में मई 1934 में, और Indian represented elected on the basis of the adult suffrage. तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाय विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? तो कौन से एक्ट से एबॉलिश हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर सी, चार्टर एक्ट 1813। तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश बाय द चार्टर एक्ट 1813 एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना, इन दोनों के अलावा, एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड द चाइना। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर है आंसर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज टेम्परेरीली, मतलब जब फर्स्ट आपकी असेंबली हुई थी, इट वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द फर्स्ट मीटिंग जो आपकी हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो बेसिकली क्या होता है कि द ओल्डेस्ट मेंबर आर चूजन एज टू मतलब टू चेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अकॉर्डिंग टू दैट द सच्चिदानंद सिन्हा वाज टेम्परेली चूजन एज फॉर द फर्स्ट मीटिंग टू चेयर द फर्स्ट मीटिंग इन दिसंबर 1946। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है as a permanent chairman, Dr. Rajendra Prasad was the permanent chairman on 11 December 1946. तो Dr. Rajendra Prasad was the permanent and is the temporary. अगर आपको फर्स्ट आता है तो आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है परमानेंट चेयरमैन तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगा के आएंगे। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर है आंसर बी, 9 दिसंबर 1946। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन? तो इसका आंसर है आंसर बी, 22 जनवरी 1947। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को। फिर वो जो है अडॉप्टेड हो गया, अडॉप्टेड एज अ रेजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। तो इसका आंसर बी हो गया। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है आंसर सी, 12। तो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपकी 2 years 11 month 18 days लगे टू कंप्लीट पूरा जितना भी टास्क है ड्राफ्टिंग का कंप्लीट करने में, 12 years 11 month 18 days। जो इसके 11 सेशन थे जिन्होंने कवर किया 165 days,
इसके अलावा जो है एक और सेशन हुआ 24 जनवरी को, जिसमें जो है मेंबर्स ने जो है अपने साइन करे। तो अगर आपको सिग्नेचर वाली बात नहीं पूछी जाती है, आपको ये पूछा जाता है कि डिस्कशन कितने सेशन में हुआ और ये हुआ, तो आप 11 लगा आ सकते हैं। 11 ऑप्शन में भी नहीं है, अदरवाइज जो है आप इस यहाँ 12 सेशन लगा के आएंगे। तो 11 सेशन में पूरा डिस्कशन हुआ एंड द 12 सेशन जो है 24 जनवरी 1950 में यहाँ साइन हुआ। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ हम इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, और बी आर अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कॉन्स्टिट्यूशन आए तो आप बी आर अम्बेडकर लगा के आ जाएं, नहीं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जे एल नेहरू और बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी। नेशनल फ्लैग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? तो इसका आंसर है आंसर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडियन हिस्ट्री में दो फ्लैग कमेटी आई। पहली जो आपकी फ्लैग कमेटी आई वो 2 अप्रैल 1931 में आई, जो आपका कराची सेशन हुआ था, जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी जो आई आपकी एक एडहॉक कमेटी आई थी। एडहॉक कमेटी क्या होता है कि एक पर्पस के लिए बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसका जो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो जो कमेटी है वो एबॉलिश की चली जाती है। तो एडहॉक कमेटी आई ऑन द नेशनल फ्लैग, जो फॉर्म हुई 23 जून 1947 और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपको नेशनल फ्लैग कमेटी का जो चेयरमैन पूछा जाए तो इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, January 26 was elected as the date for the inauguration of the constitution because, क्यों इसको इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया? तो इसका आंसर है आंसर ए। तो आंसर ये क्योंकि इस दिन जो है कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज ए इंडिपेंडेंट डे इन 1930। तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो प्रोक्लेमेट हुआ था बाय आईएनसी लाहौर सेशन में दिसंबर 1929, जहां लोग कांग्रेस ने कहा था कि 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा। तो आफ्टर दैट जो कांग्रेस है रेगुलरली जो है 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे बनाता था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का ड्राफ्ट हुआ एंड अप्रूव बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने मैंडेट किया टू कम इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 1950 टू कॉमरेट द 1929 डिक्लेरेशन। 1929 डिक्लेरेशन को कॉमरेट करने के लिए ये बनाया गया। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वुमेन मेंबर थी? तो इसका आंसर है आंसर ए 15। तो एक बार जो है सारी जो वुमेन मेंबर उनको ध्यान दे लेना, क्योंकि देखो लास्ट ईयर भी तो एक क्वेश्चन आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का आ गया था, इनमें से कौन कौन सी वुमेन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो एक बार देख लेना कि ये कौन कौन सी वुमेन थी। तो ये 15 वुमेन थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करेन, सरोजनी नायडू, दक्षियानी वेल्युधन, जी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मलाती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बैनर्जी, बेगम अजीज रसूल,
सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये दीज आर द 15 वुमेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, स्लाइड को आप 1 मिनट पॉज करके इनको दोबारा एक बार पढ़ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सी नहीं थी और ये सब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप से, तो इनको आप देख लेना। Question number 24. In their nationalized reaction, the founding father of the constitution tended to minimize the minority interest and emotion. These views are credited to. तो in their nationalized reaction, जो founding father है constitution के, tended to minimize the minority interest और emotion. मतलब जो founding father है उन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश की है जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है और इमोशन है। ये किसके व्यूज थे? तो ये व्यूज थे सर आइवर जेनिंग के। तो सर आइवर जेनिंग जो है उनके व्यूज थे ऑन द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? तो पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सुप्रीम है? तो पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सब लोग जो है इसके ही अंदर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। ये एक फ्रेमवर्क रखता है टू डिफाइन इन द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, और एक स्ट्रक्चर जो है आपका जो प्रोसीजर पावर है, ड्यूटीज़ है, ये सारी किस तरीके से हों, और सेट आउट द फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से फॉलो होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस तरह से फॉलो होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी सिटीजन की। तो ये सब जो है प्रोविजन जो है लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडिया एंड यूएसए। तो देखो अगर आपको पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ ओरिजिन हुआ था, तो ओरिजिन यहाँ हुआ था, एंड और अभी कहाँ एग्जिस्ट करता है? इंडिया और यूएसए दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, ये किसके बेसिस पे है? तो इसका आंसर है आंसर डी, कनाडा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर, और जो फेडरल जो सिस्टम है वो हमारा इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल जो है हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है ना, कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो आर्टिकल 1 में जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये कहाँ से ड्राइव्ड है? तो इसका आंसर है तो ये है आंसर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867। तो यहां से जो है आपका ये ड्राइव्ड है। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। तो आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट कहां से बोरोड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो अगर कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगी फेडरल लिस्ट का, कंकरेंट लिस्ट का और इन सब का, तो कंकरेंट से याद कर लेना। कंकरेंट इज साउंड लाइक कैंगेरू, कैंगेरू, कैंकरेंट, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे साउंड कर रहा है। तो कैंगेरू कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो कंकरेंट ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके से याद कर लेना। तो कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो लिस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं इसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर होती है टू मेक लॉ ऑन दैट। दोनों के पास पावर होगी टू मेक लॉ ऑन द बोथ लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन कौन से पार्ट से डील करते हैं? तो इसका आंसर है आंसर ए, पार्ट 11 चैप्टर 1। तो पार्ट 11 चैप्टर 1 वो डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो पार्ट 11 में आपके जो है सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया, फाइनेंशियल रिलेशन हो गया, तो ये सारे रिलेशन है। तो चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 11 जो इट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो
इसका आंसर हो गया ए। ए इसका आंसर हो गया। तो बाकी ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है। बैच जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में है ये, और ये सारे जो चीज़ें हैं आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।